कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई कक्षा में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपनी यूजी नेट हिंदी की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यूनिट 1 का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। इससे पहले हमने किया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमने देखा था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और आपकी जो संस्कृत हो गई। उसके पश्चात हमने देखा था आपका पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। ठीक है, वैसे तो ये जो सीरीज़ है ये यूसी नेट के लिए तैयार की गई है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मूल विषय हिंदी है, उदाहरण के लिए यदि आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, वहाँ भी ये सीरीज़ लाभदायक है। ठीक है, या फिर यूजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी के लिए तो वहाँ भी लाभदायक है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा सिलेबस आपको पता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा आपका सिलेबस जो है वो यूसी नेट का ही रहता है, सेम। ठीक है जी, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि ये नाम के लिए तो आपका सिलेबस वाइज जो है हम यूसी नेट लेके चल रहे हैं, लेकिन ये आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में भी लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी चीज़ों पर बात करेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, तो हिंदी भाषा और उसका विकास, ये यूनिट 1 है आपकी। इसमें आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं की एक भूमिका देख लेते हैं हम, जो कि किसी भी टॉपिक को या विषय को प्रारंभ करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जब अपभ्रंश काल समाप्त होता है तभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का अस्तित्व सामने आने लगता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस समय तक अपभ्रंश का प्रयोग बिल्कुल समाप्त हो गया था। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किसी एक विशेष तिथि से प्रारंभ नहीं हुआ था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश काल की समाप्ति के पश्चात एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच का समय भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में अत्यधिक अस्पष्टता का समयकाल रहा है। तथ्यात्मक रूप में ये कहा जा सकता है कि 1000 ईस्वी के पश्चात आधुनिक आर्य भाषाओं ने विकसित होना प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपभ्रंश काल है, ठीक है, मूल रूप से जो अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो 1000 ईस्वी से, ठीक है, इसके पश्चात का जो समय है लगभग मोटा मोटा हमने माना है ये है आपका आधुनिक आर्य भाषा का समय। ठीक है, 1000 ईस्वी के पश्चात जो है आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित होना प्रारंभ हो गई थी, जो कि अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इस समय तक अपभ्रंश भाषा जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कुछ कुछ रचनाएं उसमें भी हो रही थी। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला बिंदु है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्षेत्र संपूर्ण उत्तर भारत है। तो ये बात आपको मूल रूप से ध्यान रखनी है। जब हम आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करेंगे तो उसमें से, ठीक है, उसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आएगा वो आपका उत्तर भारत आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे दूसरा बिंदु, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तथ्य मैं वैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अभी पीछे, है ना, कि अपभ्रंश से ही हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। आगे देखेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मराठी, असमिया, लहंदा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो आधुनिक आर्य भाषाओं की जब हम बात करेंगे तो ये भाषाएं तो प्रमुख रूप से हैं ही, इसके अलावा भी कुछ और हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है जब भी हम आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं जो पीडीएफ है या फिर एमएस वर्ड की फाइल आप बोल लीजिए, जो भी है ये आपके सामने कंटेंट तैयार किया गया है, ये मेरे द्वारा स्वयं तैयार किया गया है। ठीक है, पूरे एनालिसिस और विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियोस थोड़ी लेट आ सकती हैं, लेकिन इसमें हम क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, ना कि क्वांटिटी का। इसलिए आप देख भी पा रहे होंगे, पहली वीडियो हमारी लगभग 2 वीक पहले आई थी, 2 हफ्ते पहले, और दूसरी वीडियो को बनाने में इतना समय लग गया, क्योंकि जो कंटेंट है वो इकट्ठा करने में समय लगता है, खासकर क्वालिटेटिव कंटेंट, गुणात्मक कंटेंट। ठीक है, तो आपको देर सवेर वीडियो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन गुणात्मक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मात्रात्मक को हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करने का हमने सोचा है या प्रयास करना है, ठीक है, कि आपको क्वालिटेटिव कंटेंट हम दे पाएँ और आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, अब जो प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। अब जो ऊपर हमने चर्चा की उन्हीं का ही अच्छे रूप से व्याख्यात्मक रूप से प्रत्येक भाषा का विवरण देखने का प्रयास करेंगे। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विवरण। सबसे पहले हम हिंदी भाषा की बात करेंगे। ठीक है, हिंदी सबसे पहले प्रमुख रूप से आती है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी को ही लिया है। ठीक है जी, चलिए हिंदी को देखेंगे सबसे पहले। चलिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर यानी अपभ्रंश से हुई है। एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौर यानी अपभ्रंश से हुई है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, वहाँ मैंने सब बताया हुआ है कि कौन सी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, और वहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न बन जाता है ना। और 1 नंबर या 2 नंबर की कीमत क्या होती है, आप उससे पूछिए जिसका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह गया हो, है ना। तो छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें हम मार खा जाते हैं, उसको आपको मजबूती से पकड़ के रखना है ना। हम लोग ज़्यादा लंबी लंबी चीज़ें या फिर टिपिकल चीज़ें तो पढ़ जाते हैं, लेकिन जो हमारा बेस होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं अगर तो। ठीक है, तो बेस को मजबूत रखना है। चलिए आगे चलेंगे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी, ये भी ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्न 5 उपभाषाएं या बोली वर्ग सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक या विषय होगा हमारा वो हिंदी भाषा की बोलियां ही होगा, जहाँ तक मैं सिलेबस देख पाया हूँ। ठीक है, बाकी देख लेंगे, जो भी होगा वो कराएंगे ही। बाकी यहाँ पर अभी संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत है ये, है ना। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम 5 उपभाषाएं पढ़ते हैं या बोली वर्ग पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी, और चौथा है आपका बिहारी, और पांचवा है आपका पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की या फिर बोली वर्ग हैं जो कि हिंदी का ही भाग हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं आपके देख लेंगे। सबसे पहले आती है आपकी कोरवी, दूसरी है कन्नौजी, तीसरी है ब्रज, चौथी है बुंदेली, और पांचवी है हरियाणवी। कैसे याद करना है ये ट्रिक के माध्यम से मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल एक एक करके देख लेते हैं हम। उसके बाद आपका दूसरा उपभाषा आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, दूसरी आती है बघेली, और तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। अच्छा, नंबर ना लिखते जाते हैं हम लोग। पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है 5। ठीक है, पूर्वी हिंदी में हमने करी 3 बोलियाँ। ठीक, उसके बाद राजस्थानी देखते हैं। राजस्थानी उपभाषा में आपकी हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, इसमें आपकी 4 बोलियाँ। ठीक, उसके बाद है आपकी बिहारी। ठीक, बिहारी में है आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी, यानी कि इसमें है आपकी 3 बोलियाँ। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपकी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत क्या क्या है, कौन कौन सी बोलियाँ हैं आपकी? इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, पहली है कुमाऊनी, जिसे कुमायूनी भी बोल देते हैं कई बार, है ना। दूसरी है गढ़वाली, और तीसरी है नेपाली। तो इसमें हो गई आपकी 3। अब इन सबको हम गिन लेते हैं। 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15 और 3, 18 या 18। ठीक है, तो 18 जो हैं वो आपकी बोलियां हैं। कहीं कहीं आपको ये 17 भी मिलेगा। ठीक है, तो 17 या 18 यही आपका सही है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं है, हो भी सकती हैं, लेकिन मानक रूप में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है जी, कभी कभार यहाँ पर गढ़वाली मिसप्लेस कर देते हैं, नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि 17 और 18 हम पढ़ते हैं बोलियाँ। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है आपका, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले मैं बता दूं, तब आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया भोजपुरी बताइए हिंदी भाषा की किस बोली वर्ग से है, तो आपका उत्तर होगा बिहारी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका। एग्जामिनर ने आपको छत्तीसगढ़ी दे दिया और पूछ लिया छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किस उपभाषा या बोली वर्ग के अंतर्गत आती है, तो आपका उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। अब आप लोग सोचेंगे 17-18 बोलियां हैं, 5 उपवर्ग है, याद कैसे किया जाए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जनरल हिंदी की एक प्लेलिस्ट है हमारी। ठीक है, जनरल हिंदी, इसी चैनल पे ही कम्पिटिटिव सीरीज़ हमारे चैनल पे जनरल हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी की बोलियां करके एक वीडियो डली हुई है, उसमें आप जाके देखिए, अच्छे से ट्रिक के माध्यम से वहाँ बताया गया है। बाकी मैं यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, बोलियों को अच्छे से ही एक सेपरेट वीडियो में वहाँ बताया गया है। तो जनरल हिंदी, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जनरल हिंदी भी ज़रूर कीजिए। वहाँ पर बेसिक ग्रामर से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, और बताई भी जा रही हैं, अभी उस पर भी काम जारी है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी सी आपको। पश्चिमी हिंदी जैसी आएगी, पश्चिमी से आपको ध्यान रखना है 5, पा से पश्चिमी है तो पा से 5, इसमें 5 क्या आएंगी, बोली आएंगी। कैसे याद करना है, कौरवी कन्नौजी, 2 को एक साथ लेना है, कौरवी कन्नौजी, कौरवी ही आपकी खड़ी बोली है, ये ध्यान रखना। कौरवी ही क्या है आपकी खड़ी बोली, जो कि अभी मैं जिस बोली में आपसे बात कर रहा हूँ वो खड़ी बोली ही है। ठीक है, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो कौरवी कन्नौजी एक साथ हो गया, ब्रज बुंदेली एक साथ है, ब्रज बुंदेली, कौरवी कन्नौजी, ब्रज बुंदेली, दोनों साउंड बन गए। उसके बाद हरियाणवी, हरियाणवी अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको बांगरू भी बोलते हैं, तुक मिलाने के लिए मैं बता दूं, बांगरू भी बोलते हैं हरियाणवी को, इसी का ही दूसरा नाम है बांगरू। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए तो कैसे याद कर सकते हैं, कौरवी कन्नौजी 2 एक साथ हो गए, ब्रज बुंदेली बांगरू। ठीक है, अगर हरियाणवी हो रहा है तो हरियाणवी कर लीजिए, या तो ब्रज बुंदेली बांगरू, तीनों बा से हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर हरियाणवी हो रहा है तो हरियाणवी कर लीजिए। ये मेरी ट्रिक है, आप अपनी भी लगा सकते हैं। ठीक, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम एग्ज़ाम में उसको रिटर्न रख पाएँ और अपना बेटर आउटपुट दे पाएँ। दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के लिए आपको ध्यान रखना है 3 बोली आएंगी इसमें। ठीक, 3 कौन कौन सी आएगी, 3 से आपको ध्यान रखना है A B C, क्या ध्यान रखना है, ABC, A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है जी, ABC 3 पूर्वी हिंदी, ABC कुछ नहीं ध्यान रखना है, 3 है तो 3 है, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, याद हो जाएगा। आशा है समझ में चीज़ें आ रही होंगी। आगे चलेंगे, अगला है आपका राजस्थानी। राजस्थानी यानी 4 ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, 4। ठीक, राजस्थानी में से अगर आप ये आधा साल निकाल देंगे, दंतस्य सा जिसे आप बोलते हैं उसको निकाल देंगे, तो आपके पास 4 पूरे शब्द बचेंगे। ठीक, ये भी एक ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल इसमें आपकी है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सारी माँ से ही मूल रूप से भाषाएं हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक, इसका मेल कैसे बनाएंगे आप, मेवाती मालवी को एक साथ करेंगे और मारवाड़ी और जयपुरी को एक साथ करेंगे। ठीक है, राजस्थान का फॉर एग्जांपल मैप है ये, मान लीजिए। ठीक है, बहुत ही घटिया ड्राइंग है वैसे मेरी, है ना, प्रयास करता हूँ। राजस्थान का मैप मुझे ध्यान भी नहीं है कैसा है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बना दिया ये। ठीक है, क्यों बनाया है अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए जो उत्तर का क्षेत्र है ना राजस्थान का, यहाँ पर बोली जाती है आपकी मेवाती। ठीक है, मेवाती उत्तर के क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिण के क्षेत्र में यहाँ पर बोली जाती है आपकी मालवी मुख्य रूप से। ठीक है, 2 हो गए। अब आ जाइए इधर, पूर्व के क्षेत्र में बोली जाती है आपकी जयपुरी। ठीक है, पूर्व के क्षेत्र में क्या बोली जाती है, जयपुरी। ठीक, अभी आप देखेंगे इधर इस क्षेत्र में बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। ठीक, मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं ये, है ना, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैप के माध्यम से भी आपको ध्यान में आ जाए। कई बार क्या आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जयपुरी भाषा जो है राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी आ जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र में मेवाती, उत्तरी क्षेत्र में मालवी, दक्षिणी क्षेत्र में, और मारवाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे बिहारी। बिहारी से आपको ध्यान रखना है 3। ठीक है, 3 बोलियाँ हैं इसके अंदर,
ठीक है, कैसे याद रखना है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ध्यान रखना। मिथिला नाम, मिथिला पता है ना आपको, सीता माता जहाँ से थी, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल बिहार की साइड, ठीक है। भोजपुरी भी वहीं की मुख्य रूप से भाषा है ना, और मगही भी वहीं की है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रिक लगा लेनी है, ठीक, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहाड़ी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पहाड़ी इलाकों में बोली जाने वाली। कुमाऊनी जगह का नाम है, भाषा का भी है। गढ़वाली, ऐसी नेपाली, ठीक है। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। आगे चलेंगे। यह हमारी पहली भाषा थी, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी हमने कंप्लीट की, ठीक है। हाँ, भविष्य में भी जब हम हिंदी की बोलियाँ पढ़ेंगे या अन्य टॉपिक आएंगे, अन्य विषय आएंगे, तो उसमें भी हम हिंदी को और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे। दूसरी भाषा देख लेते हैं अब हम यहाँ, सिंधी, ठीक है जी, सिंधी। सिंधु नदी के किनारों पर सिंध प्रांत में यह भाषा बोली जाती है। सिंधु नदी के किनारे बोले जाने के कारण ही इस भाषा का नाम सिंधी पड़ा है। इस भाषा को बोलने वाले मुस्लिम लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसमें फ़ारसी भाषा का प्रयोग भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। सिंधी भाषा की लिपि लंडा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सिंधी मुख्य रूप से कौन लोग बोलते हैं? मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोगों की संख्या सबसे अधिक है इस भाषा को बोलने वाले लोगों की, ठीक है। इसलिए इसमें फ़ारसी शब्दों का भी प्रयोग अत्यधिक मिलता है। तीसरी चीज़ का ध्यान रखनी है, लिपि, ठीक है। लिपि बिल्कुल नहीं भूलना है। सिंधी भाषा की जो लिपि है वो लंडा है, ठीक है। ला, ला पे अनुस्वार और फिर डा, डा पे आ की मात्रा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, दूसरी भाषा देखेंगे। दूसरी भाषा है आपकी पंजाबी। जस्ट मिनट सेकेंड, ओके। चलिए, दूसरी भाषा है आपकी, दूसरी नहीं मतलब तीसरी बोल लीजिए। हिंदी कर चुके हम और सिंधी भी कर चुके, अब हम करने जा रहे हैं पंजाबी। जी हाँ, पंजाबी भाषा मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बोली जाती है। पंजाब एक फारसी शब्द है जिसका तात्पर्य है 5 नदियों का देश। मुख्य रूप से पंजाब में बोले जाने के कारण ही इसका नाम पंजाबी पड़ा है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप उन 5 नदियों के बारे में बताएंगे और ज़रूर बताएंगे, कमेंट आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो मुझे ये आपसे अपेक्षा है कि इसका जवाब आप ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो कौन सी 5 नदियां हैं, ठीक है, जिनके नाम पर इस पंजाब का नाम पड़ा है, उन 5 नदियों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। चलिए, ये आपका आज का प्रश्न मान लीजिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ से पंजाबी भाषा से आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में बोली जाती है, 5 नदियों का देश, ठीक है। पंजाब एक फारसी शब्द है, पहली चीज़, जिसका तात्पर्य क्या होता है? 5 नदियों का देश। और इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या है? गुरुमुखी है। चलिए नेक्स्ट, इस भाषा से आपको इतना ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, अगली भाषा है आपकी लहंदा। लहंदा को मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब की भाषा कहा जाता है जो इस समय पाकिस्तान में है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी। सिंधी भाषा की तरह लहंदा भाषा की लिपि भी लंडा है, ठीक है। सिंधी की भी हम पढ़ के आए हैं लंडा है, ठीक है। उसी हिसाब से लहंदा की भाषा लिपि भी क्या है? लंडा। ला, ला पे अनुस्वार और डा, डा पे आ की मात्रा, ठीक है जी। तो ये लिपि है, ध्यान में रखना, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो लिपि ध्यान में रखना है, शाब्दिक अर्थ है लहंदा का क्या है? पश्चिमी, ठीक। और मूल रूप से पश्चिमी पंजाब की भाषा कहा जाता है इसे, और इस समय ये पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए, तो इससे आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे, अगला है आपका मराठी। मराठी भाषा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। मराठी जो भाषा है यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, इसकी प्रमुख बोलियां भी हैं कुछ मराठी की, देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियां हैं। मराठी की प्रमुख बोलियों में नागपुरी, कोंकणी, महारी, यहाँ पे कोमा आएगा, कोई बात नहीं, मिसप्लेस हो गया, एवं कोष्ठी आदि सम्मिलित है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं,
ठीक है। तो मराठी से आप क्या ध्यान में रखना है, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसकी कुछ बोलियां भी हैं मराठी की, जैसे हिंदी की हम बोलियां पढ़ते हैं ना, ऐसी मराठी की भी अपनी बोलियां हैं। कौन कौन सी है? नागपुरी है, कोंकणी है, महारी है, कोष्टी है। ठीक है, चलिए। और इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि भी हिंदी की तरह देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग मोड़ी लिपि का प्रयोग भी करते हैं इसको लिखने के लिए। कौन सी लिपि? मोड़ी लिपि। किस भाषा को लिखने के लिए? मराठी भाषा को। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे हम अपनी अगली भाषा पर। हमारी अगली भाषा होने वाली है उड़िया। ठीक है जी, चलिए जस्ट 1 सेकेंड, इसको अपनी स्क्रीन पे फिट कर लिया जाए ताकि अच्छे से आप लोगों को मैं ये शो कर सकूं। ठीक है, चलिए अगली भाषा है आपकी उड़िया। उड़िया भाषा मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, उड़िया। ठीक है, उड़िया से उड़ीसा। इसकी प्रमुख बोलियों में भत्री, संबलपुरी एवं गंजामी आदि सम्मिलित है। उड़िया भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से विकसित है। इसकी अपनी लिपि है, यह उड़िया लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे आसान मेरे ख्याल से उड़िया होने वाला है। उड़िया भाषा की लिपि क्या है? उड़िया लिपि। ठीक है, उड़िया ही है। ठीक, कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा राज्य में। ठीक, मराठी भाषा और हिंदी भाषा की तरह इसकी भी कुछ अपनी बोलियां हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है भत्री, दूसरा है संबलपुरी, तीसरा है गंजामी, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि संबलपुरी किस भाषा की बोली है, तो आपको पता होना चाहिए ये उड़िया भाषा की बोली है। ठीक है, जिस लेवल की हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में ये क्वेश्चन एक आम बात होगी अगर आएगा तो। ठीक है, तो इतनी तो आपको तैयारी करके चलनी है। ठीक है, चलिए बस ठीक है। और एक चीज़ और, उड़िया भाषा की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से विकसित है। ठीक है, एक तथ्य यहाँ से और आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगली भाषा होने वाली है हमारी गुजराती। गुजराती भाषा मुख्य रूप से गुजरात में बोली जाती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। गुजराती भाषा की अपनी लिपि है, जिसे गुजराती लिपि के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार अभी हम उड़िया लिपि करके आए हैं, उड़िया भाषा करके आए हैं, उसकी अपनी लिपि है उड़िया लिपि, उसी हिसाब से गुजराती भाषा की भी अपनी लिपि है गुजराती लिपि। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि गुजराती लिपि कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है तथा इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शिरोरेखा होती क्या है। ठीक, शिरोरेखा से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर कैथी का आया है। कैथी भी एक लिपि है। ठीक है, इसी से मिलती जुलती लिपि है आपकी गुजराती। ठीक, और इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। शिरोरेखा क्या है? जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर अभी, नीरज। ठीक है, ये मेरा नाम हो गया, शुद्ध नहीं हुआ ये जब तक मैं इस पर लाइन नहीं खींचूंगा। ठीक, ये मैंने लाइन खींची ना, इसी को ही बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं लिख भी रहा हूँ दोबारा। ठीक है जी, जब तक आप ये लाइन नहीं खींचेंगे तब तक ये अधूरा ही रहेगा। ठीक है, ये लाइन ही आपकी शिरोरेखा कहलाती है। ठीक, लेकिन जब आप गुजराती लिपि की बात करते हैं, ठीक है, तो गुजराती में ये शिरोरेखा नहीं लगती है, यही इसकी खासियत है। तो आपको ये ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है? गुजराती की। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट, टू द पॉइंट ही चीज़ों की चर्चा करेंगे हम, है ना, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। अगली भाषा है हमारी असमी। असमी भाषा मुख्य रूप से असम राज्य में बोली जाती है। इसकी प्रमुख बोली विष्णुप्रिया है तथा यह बंगला लिपि में लिखी जाती है। तो असमी भाषा से आपको क्या ध्यान में रखना है? असम राज्य। ठीक है, असमी भाषा से ही आपको ध्यान में हो जाएगा कि असम राज्य में बोली जाती है मुख्य रूप से। ठीक, और इसकी प्रमुख बोली क्या है? विष्णुप्रिया। ठीक है, टाइपिंग में इस टाइप से लिखा आया है विष्णुप्रिया, ये भी ठीक है, वैसे गलत नहीं है। बाकी मैं इसको इस टाइप से भी लिख के दिखा दूँ, विष्णुप्रिया। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है ऊपर, ये इस टाइप से। ठीक, चलिए, इसकी प्रमुख बोली है ये किसकी? असमी की। ठीक, और ये किस लिपि में लिखी जाती है? बंगला लिपि में। ये आपको ध्यान में रखना है ना। आप सोच रहे होंगे असमी भाषा बंगला लिपि में लिखी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल बंगला लिपि में लिखी जा रही है। ये क्षेत्रीय प्रभाव बोल सकते हैं आप। आपको पता है पश्चिम बंगाल और असम जो है ना, इनका जो क्षेत्रीय प्रभाव है आपस में बहुत है। ठीक,
इसलिए जो बंगला भाषा उसकी भी अपनी लिपि है, बंगला ही है, और असमी जो भाषा है उसकी भी अपनी लिपि है, वो भी बंगला ही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगली भाषा होने वाली हमारी बंगला ही है। ठीक है, बंगला ही भाषा है हमारी अगली। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए अगली भाषा हमारी बंगला। बंगला भाषा मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र में बोली जाती है। वर्तमान समय में बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में बोली जाती है। इस भाषा का अपना एक समृद्ध साहित्य रहा है। इस भाषा की लिपि बंगला है। ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर बता के भी आया हूँ अभी। ठीक, तो यहाँ से मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि ये बंगाल क्षेत्र में बोली जाती है, और वर्तमान समय में बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जा रही है, और इसकी लिपि क्या है? बंगला। ठीक है, चलिए तो ये कुछ प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर की अभी। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, जो कि समय समय पर अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग किया गया है। ठीक है, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है कि किस विद्वान ने आधुनिक आर्य भाषा को किस प्रकार से विभाजित किया है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए, टॉपिक है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने आधुनिक आर्य भाषाओं का अपने अनुसार वर्गीकरण किया है। इन भाषाओं के वर्गीकरण में जिन प्रमुख विद्वानों का नाम लिया जाता है उनमें डॉक्टर AFR हार्नले, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी एवं डॉक्टर हरदेव बिहारी, सॉरी बिहारी नहीं है, ये बाहरी हैं, मिस टाइप हो गया यहाँ, कोई बात नहीं, ये बाहरी हैं, हरदेव बाहरी जी हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है, कोई बात नहीं। एवं डॉक्टर हरदेव बाहरी प्रमुख हैं। मतलब इन लोगों ने क्या किया है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है अपने हिसाब से। ठीक है जी, चलिए अपने समय काल और पृष्ठभूमि के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो देखने का प्रयास करेंगे किसने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। उससे पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल सही, हमें पता है, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास डॉक्टर AFR हार्नले ने किया था। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, तो आपका उत्तर एक होगा, डॉक्टर AFR हार्नले। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में विभिन्न विद्वानों ने योगदान दिया है, जिनका वर्णन अग्रलिखित है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देख लेते हैं किन किन लोगों ने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर AF हार्नले को ही पढ़ने वाले, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही दिया है। फिलहाल एक चार्ट है जो मैंने खुद डेवलप किया है, तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये चार्ट है। सबसे पहले इन्होंने दिया, इसलिए मैंने सबसे ऊपर इनको रखा है। ठीक है, डॉक्टर AF हार्नले, उसके बाद दिया है जॉर्ज गियर्सन का। ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं, और भी हो सकते हैं किसी ने और भी दिए हों, लेकिन जो प्रसिद्ध रहे हैं हिंदी साहित्य में, जिनके बारे में हमने पढ़ना है और चर्चा करनी है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये हैं और क्रम अनुसार है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर AF हार्नले, उसके बाद जॉर्ज गियर्सन, उसके पश्चात हैं आपके जो है सुनीति कुमार चटर्जी जी, उसके पश्चात हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उसके बाद हैं आपके भोलानाथ तिवारी जी, और फिर लास्ट में है आपके हरदेव बाहरी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपना क्रम के अनुसार जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डॉक्टर AF हार्नले जी को। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकरण किया है। ठीक है, और हमारी समझ किस प्रकार से ये विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हैं डॉक्टर AFR हार्नले। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास इन्होंने ही किया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास भारतीय आर्य भाषाओं का। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा था। तो एक प्रश्न आपका ये भी बनेगा कि हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा था, तो आपका सीधा उत्तर होगा 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, जिनका वर्णन निम्नलिखित है।
अब एक एक करके हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला वर्ग इन्होंने बताया पूर्वी गोडियन। क्या बताया? पूर्वी गोडियन। इसमें इन्होंने बात की पूर्वी हिंदी की। जैसे कि यहाँ पर पूर्वी है तो पूर्वी हिंदी की इसमें जो बोलियां हैं वो सभी आ जाएंगी। बिहारी सहित इन्होंने बोला, बिहारी भी आएगी। ठीक है। बंगला इन्होंने दिया है, उड़िया दिया है इसमें, और असमी दिया है। ठीक है। पूर्वी हिंदी, बिहारी सहित, और बंगला, उड़िया और असमी भी इसी के अंतर्गत इन्होंने मानी है। ठीक। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार ये चर्चा नहीं की जाएगी। पीछे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पीछे जाके वीडियो को देखिए, मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक। दूसरा वर्गीकरण है इनका पश्चिमी गोंडियन। ठीक है। 4 वर्गों में बांटा है ना, तो दूसरा वर्ग इन्होंने लिया है पश्चिमी गोंडियन। पश्चिमी गोंडियन यानी पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियां इन्होंने इसमें सम्मिलित की है, और राजस्थानी सहित। ठीक है। राजस्थानी भी इसके अंतर्गत इन्होंने डाल दी है। ठीक है। लेकिन अभी हम जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं तो हम राजस्थानी को एक अलग भाषा वर्ग या बोली वर्ग के माध्यम से पढ़ते हैं, पश्चिमी हिंदी में नहीं पढ़ते हैं वर्तमान में, है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर AFR हार्नेले की बात करेंगे तो इन्होंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही राजस्थानी को डालने का प्रयास किया है। ठीक है। चलिए, उसके पश्चात हम देखेंगे गुजराती भी इसी के अंतर्गत रखते हैं, या पश्चिमी गोंडियन के अंतर्गत सिंधी भी रखते हैं और पंजाबी भी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वर्गीकरण आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तीसरा दिया है इन्होंने उत्तरी गोडियन। ठीक है। इसी में तीसरा वर्ग किया है इन्होंने उत्तरी गोडियन। इसमें इन्होंने 3 भाषाएं ली हैं, या 3 बोलियां बोल लीजिए ली हैं, पहाड़ी, गढ़वाली और नेपाली। इसके पश्चात इन्होंने चौथा जो वर्ग किया है वो किया है दक्षिणी गोडियन। ठीक है। यानी दक्षिण में बोलने जाने वाली बोली एकमात्र है जो कि मराठी है। ठीक। तो आपका प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न आपका सीधा ऐसे बन सकता है कि पूर्वी गोडियन, ठीक है, पूर्वी गोडियन नाम का वर्ग, है ना, आर्य भाषा में किसने किया है या किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, ऐसा बन सकता है। या तो आपको चारों ही दे देगा। ठीक है। पूर्वी गोडियन, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी गोडियन, है ना, के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है? इस प्रकार से आपका डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये इन्होंने किया है डॉक्टर AFR हार्नेले ने। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पूर्वी गोडियन में कौन कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी में कौन सी है, उत्तरी में कौन सी और दक्षिणी में कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगले विद्वान हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन जी। ठीक है। इन्होंने किस प्रकार से बांटने का प्रयास किया है देख लेंगे। चलिए, जस्ट 1 सेकेंड। ओके। जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण को लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बतलाने का प्रयास किया है। ये इनका ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसी में इन्होंने अपने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण को बताया है। इतिहास में हमें जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा आधुनिक आर्य भाषाओं के 2 वर्गीकरण प्राप्त होते हैं। मतलब इन्होंने 2 बार आधुनिक आर्य भाषाओं का 2 बार वर्गीकरण किया है। भाषिक तत्वों के आधार पर उन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है। तो इनके 2 वर्गीकरण प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जनरली कि ऐसे कौन से विद्वान हैं, है ना, जिन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं को 2 बार वर्गीकृत करने का प्रयास किया है ना, या 2 वर्गीकरण किसके प्राप्त होते हैं, तो आपका सीधा उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। वो 2 वर्गीकरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं का पहला वर्गीकरण इनका। ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, ओके। आधुनिक आर्य भाषाओं का पहला वर्गीकरण जो कि किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। इसको इन्होंने बांटा है 3 भागों में। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है आपका बाहरी उपशाखा, दूसरा है आपका मध्य उपशाखा, और तीसरा है आपका भीतरी उपशाखा। ठीक है। ये 3 भाग हैं। 3 भागों में कौन कौन सी बोलियां ली हैं इन्होंने वो देखेंगे। ठीक। चलिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाहरी उपशाखा। इसके अंतर्गत ये समुदायों में बांटते हैं कुछ बाहरी उपशाखा को, जो कि है पश्चिमोत्तर समुदाय, दूसरा है दक्षिणी समुदाय, और तीसरा है पूर्वी समुदाय। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको।
बाहरी उपशाखा के अंतर्गत डालते हैं ये पश्चिमोत्तर समुदाय, और दूसरा है आपका दक्षिणी समुदाय, और तीसरा है आपका पूर्वी समुदाय। पश्चिमोत्तर समुदाय में ये लेते हैं लैंदा और सिंधी बोली को या भाषा को बोल सकते हैं आप। दक्षिणी समुदाय में मराठी, जैसे कि हार्नले ने भी जो दक्षिणी में लिया था, है ना, दक्षिणी गोडियन में मराठी, तो इन्होंने भी वही लिया है। पूर्वी में उड़िया, बंगला, असमी और बिहारी, है ना, इसी हिसाब से उन्होंने भी, हार्नले ने भी लिया था। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग किया है, चीज़ें वही हैं थोड़ी थोड़ी, है ना। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए किस हिसाब से किसने बांटा है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा बाहरी उपशाखा। अभी हमें 2 शाखाएं और पढ़नी है इसकी, देख लेते हैं। ठीक है, 2 शाखाएं कौन कौन सी और, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, ठीक है, ओके। दूसरी है आपकी मध्य उपशाखा। इसके अंतर्गत इन्होंने केवल एक ही बोली रखी है और एक ही समुदाय है, मध्यवर्ती समुदाय, और इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आपकी। ठीक है, और नीचे देख लेंगे भीतरी उपशाखा, ये तीसरा वर्ग है इसका। ठीक है, तीसरा भाग है। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 समुदाय रखे हैं, पहला है केंद्रीय समुदाय और दूसरा है पहाड़ी समुदाय। भीतरी उपशाखा में 2 समुदाय हैं, एक केंद्रीय समुदाय है और दूसरा पहाड़ी समुदाय है। केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत है आपका पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भीली और खानदेशी। वहीं पहाड़ी समुदाय में इन्होंने लिया है नेपाली, जिसे आप पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत देखते हैं, और मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, तो पहला जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, किस प्रकार से इन्होंने अपना आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, 3 भागों में बांट के बताया इन्होंने पहला वर्गीकरण अपना, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। तीनों को किस प्रकार से बांटा है मैंने अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है। 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, 2-4 बार आप देखेंगे वीडियोस को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा, है ना, या फिर भीतरी उपशाखा। ठीक है, इस प्रकार से किसने विभाजित किया है आधुनिक आर्य भाषाओं को। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं का इनका द्वितीय वर्गीकरण। ठीक है जी, हाँ यहीं तक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, चलिए अब ठीक रहेगा। हाँ, एक बार में आधुनिक आर्य भाषाओं का द्वितीय वर्गीकरण किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। एक वर्गीकरण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये दूसरा वर्गीकरण है उन्हीं के अनुसार ही। इसमें भी वो 3 भागों में बांट के बताते हैं। पहला कहते हैं वह मध्य देशीय भाषा, दूसरा कहते हैं अंतर्वर्ती भाषाएं, तीसरा कहते हैं वो बहिरंग भाषाएं। ठीक है, मध्य देशीय भाषाओं के अंतर्गत वो लेते हैं पश्चिमी हिंदी को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी हिंदी को किसने मध्य देशीय भाषा कहा है, किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए उसके बाद है अंतर्वर्ती भाषाएं। इसके अंतर्गत वो 4 भाषाओं को या 4 बोलियों को लेने का प्रयास करते हैं। पहला है पंजाबी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा है आपका गुजराती और चौथा है आपका पहाड़ी। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिए। अगला आएंगे, तीसरा भाग इन्होंने किया है बहिरंग भाषाएं। बहिरंग भाषाओं को 3 भागों में बांटा है इन्होंने। पहला है पश्चिमोत्तरी भाषा, दूसरा है दक्षिणी भाषा और तीसरा है पूर्वी भाषा। पश्चिमोत्तरी भाषा में इन्होंने लैंदा और सिंधी लिया है, जैसे ऊपर लिया था, और इसी प्रकार से दक्षिणी भाषा में इन्होंने मराठी लिया है, जैसे ऊपर इन्होंने बताया था, और इसी हिसाब से पूर्वी भाषा में इन्होंने बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमी लिया है, जैसा कि ऊपर ऑलरेडी बताया जा चुका है ना। मतलब हेर फेर करके वही चीज़ घुमा फिरा करके दोबारा से इन्होंने दूसरा वर्गीकरण अपना दिया है। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन से आपके हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न बन सकते हैं। अगर मैं भाषाओं की बात करूँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, कि 2 बार वर्गीकरण किसने दिया है आधुनिक आर्य भाषाओं का, 2 बार वर्गीकरण, तो वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, कौन कौन से दिए हैं ये मैंने बता दिया, और दोनों ही इन्होंने 3-3 भागों में बांटा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए शायद हमने 2 विद्वानों को कर लिया है ना, एक बार देख लें। जी हाँ, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमने यहाँ स्टार्ट किया था डॉक्टर A.F. हार्नले से, ये हम कर चुके हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन से ये हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है जी, चलिए यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं आपके। चलिए सुनीति कुमार चटर्जी जी को पढ़ेंगे। सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने
ग्रियर्सन के वर्गीकरण को अस्वीकार करते हुए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 2 या 3 उपशाखा में वर्गीकृत करने के सिद्धांत की आलोचना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने साफ तौर पर जॉर्ज ग्रियर्सन के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। क्यों मानने से इनकार कर दिया, क्या कारण दिया इन्होंने? देखो, इनका मत है कि ग्रियर्सन द्वारा किया गया वर्गीकरण हिंदी की उपभाषाओं को भिन्न भिन्न समुदायों में बांट देता है, जबकि यह किसी भी तरह से तार्किक नहीं है। तो इन्होंने यह तर्क दिया, किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसकी आलोचना किसने की है और क्या कहा है, क्यों आलोचना की है, कारण के साथ। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो बिंदु मैं बता रहा हूँ ना, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है? यहीं से आपके डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, फिलहाल क्या कहा इन्होंने, सुनीति कुमार चटर्जी जी ने? इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित करके प्रस्तुत किया। किसकी बात? चलिए, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित करके प्रस्तुत किया है। अगर आपका प्रश्न आ जाए सुनीति कुमार चटर्जी जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो आपका उत्तर होगा 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है, देख लेते हैं। चलिए, जी हाँ, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने है। सुनीति कुमार चटर्जी जी के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्ग इन्होंने किया है, जस्ट 1 सेकेंड, जी हाँ, उदीच्य, ठीक है? उ दा पे बड़ी की मात्रा, आधा च या, उदीच्य, जिसको हम उत्तरी भी बोलते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत इन्होंने रखा है सिंधी, लहंदा और पंजाबी को, ठीक है? सिंधी आपकी उत्तर में बोली जाती है, लहंदा भी और पंजाबी भी उत्तर पश्चिम के, मतलब उत्तरी मान लीजिए, लगभग। इसलिए इन्होंने उत्तरी वर्ग में अर्थात उदीच्य वर्ग में सिंधी, लहंदा और पंजाबी इन 3 बोलियों या भाषाओं को रखा है। उसके बाद ये कहते हैं प्रतीच्य अर्थात पश्चिमी, ठीक है? पश्चिमी में ये रखते हैं गुजराती और राजस्थानी को, ठीक? उसके पश्चात ये रखते हैं मध्य देशीय में बोलते हैं ये पश्चिमी हिंदी केवल आएगी, ठीक है? ध्यान में रखना है। उसके पश्चात इन्होंने बोला प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी, ठीक है? प्राच्य यानी पूर्वी। इसमें इन्होंने रखा है पूर्वी हिंदी को, जिसे बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया भी शामिल किया है, ठीक? और सभी की तरह इन्होंने दक्षिणी में रखा है मराठी को, और नाम क्या दिया? दाक्षिणात्य, ठीक है? दा पे आ की मात्रा, क्ष क्षत्रिय वाला, छोटी की मात्रा ड़ा, आ की मात्रा आधा ता य, ठीक है? दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिणी, इसमें इन्होंने रखा है मराठी को, ठीक है? तो ये है आपका सुनीति कुमार चटर्जी जी के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, ठीक है? तो आपका सीधा क्वेश्चन बन जाएगा ये, प्रतीच्य नाम से वर्गीकरण, भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है, या आपको प्राच्य दे देगा, है ना? इन शब्दों का इस्तेमाल देखो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने किया और किसी ने नहीं किया है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सुनीति कुमार चटर्जी जी का ये जो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है, ठीक है? तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ज़रूरी, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे हमारे अगले विद्वान के पास, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो कई तरीके हैं, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा सकता है, आपको अलर्ट रहना है हमेशा। अगले विद्वान हैं हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण के आधार पर ही अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य ये है, देखो, किसी को भी कोई नया कार्य करना होता है तो ज़रूरी हो जाता है कि पुराने वाले की आलोचना करना, ठीक है? तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, चाहे उसने अच्छा बोला हो चाहे उसने गलत बोला हो। लेकिन मेन यही होता है, क्योंकि देखिए जो विचार होते हैं किसी भी 2 व्यक्ति के एक समान नहीं हो सकते, ठीक है? मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ठीक है? इसको हो सकता है सेब पसंद हो, इसको हो सकता है संतरे पसंद हो, है ना, खाने में। इसको हो सकता है भाई आलू पूड़ी अच्छी लगती हो, इसको आलू पूड़ी से कोई लेना देना नहीं है, भाई ये खीर खाता है ना? तो जिस हिसाब से हमारे जो
पर्सनल जो बोल सकते व्यक्तिगत रुचि है, ठीक है, वो भी भिन्न भिन्न होती है। उसी प्रकार से हमारे जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। एक ही वस्तु को देखने का नज़रिया प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है एक सरल उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो वही बात है, जिसने जिस नज़रिए से भाषा को या उनके वर्गीकरण को देखा, उसने अपने अनुसार उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ठीक है जी। चलिए, तो इन्होंने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया है। अब एक बात बताइए, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार ही दे रहे हैं, है ना, धीरेन्द्र वर्मा जी, तो इन्होंने अपना नया क्या मिलाया, है ना, वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। एनालिसिस करेंगे दोनों का, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या दिया है और धीरेन्द्र वर्मा ने क्या दिया है, इन्होंने क्या अलग किया है ना। इन्होंने भी 5 वर्गों में ही दिया है ना, देख लेंगे। चलिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का पढ़ रहे हैं अब हम। चलिए देखिए, इनका भी देखिए 5 वर्ग हैं। पहला उदीच्य, दूसरा प्रतीच्य, तीसरा मध्य देशीय, चौथा प्राच्य और 5वां दाक्षिणात्य। उदीच्य अर्थात उत्तरी, प्रतीच्य अर्थात पश्चिमी और तीसरा मध्य देशीय और चौथा प्राच्य अर्थात पूर्वी और 5वां दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिणी। अब आप सोचेंगे भाई यही वर्गीकरण, सेम टू सेम वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी जी का है ना, तो अंतर क्या है? अंतर देखिए, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर है, ठीक है। उदीच्य अर्थात उत्तरी, उत्तरी में सुनीति कुमार चटर्जी ने भी यही भाषा रखी थी, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। क्या मैं सही हूँ? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका सुनीति कुमार चटर्जी जी का। जी हाँ, सिंधी, लहंदा और पंजाबी, मतलब पहला वाला दोनों का सेम है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए, धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं भाई प्रतीच्य अर्थात पश्चिमी में हम केवल गुजराती को रखेंगे। किसको रखेंगे? गुजराती को। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ आएगा मेन बात। ये सुनीति कुमार चटर्जी जी का, है ना, इन्होंने गुजराती राजस्थानी दोनों लिया था, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया? राजस्थानी को यहाँ से हटा दिया और गुजराती को ले लिया। अब राजस्थानी को कहाँ ले गए वो, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये देखिए मध्य देशीय। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का देख रहे हैं अब हम, ठीक है, नाम देख सकते हैं आप ऊपर। तीसरा ये देते हैं मध्य देशीय, इसमें देते हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी, है ना। 4 पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी मध्य देशीय भाषा बोलते हैं ये, ठीक है। वहीं अगर मैं सुनीति कुमार चटर्जी जी की बात करूं तो मध्य देशीय में इन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी बताया था, ठीक है, पश्चिमी हिंदी बताया था केवल इन्होंने, ठीक। इन्होंने क्या किया है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी, ठीक है। जो राजस्थानी सुनीति कुमार चटर्जी जी ने पश्चिमी के साथ रखा, उसको इन्होंने उठा करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और इन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी बताया था मध्य देशीय में, है ना। और देखो, इन्होंने पूर्वी हिंदी और बिहारी नीचे बता रखा है ना। इन्होंने क्या किया? यहाँ से पूर्वी हिंदी लिया और बिहारी भी नीचे से उठा करके ऊपर कर लिया है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। सुनीति कुमार चटर्जी जी प्रतीच्य अर्थात पश्चिमी में गुजराती राजस्थानी रखते हैं, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, है ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ केवल गुजराती रखेंगे, ठीक है, और राजस्थानी को हम नीचे डाल देंगे, ठीक है जी। चलिए, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया? मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी थी केवल, किसके अनुसार? सुनीति कुमार चटर्जी जी के अनुसार। लेकिन इन्होंने क्या किया? पूर्वी वाली पूर्वी हिंदी और बिहारी को भी नीचे से उठाकर ऊपर कर दिया, ठीक है। और पूर्वी में इनके पास क्या रह गई? उड़िया, बंगला और असमिया। जबकि सुनीति कुमार चटर्जी जी के पास इन तीनों के अलावा पूर्वी हिंदी और बिहारी भी थी। देख लीजिए, ये रहा, ये देखिए, ठीक है, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ठीक है, उड़िया, बंगला और असमिया, ठीक है, ये पांचों ही हैं। चलिए, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन्होंने देखिए राजस्थानी उठा करके यहाँ लिया है, ठीक। चलिए, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हेर फेर किया है, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका भी नाम हो, है ना, या फिर कुछ सोच समझ के देते हैं। देखिए, सभी अपने अपने सिद्धांत, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन उसके पीछे देखिए लेखक का अपना विचार भी रहता है ना, सामाजिक का पृष्ठभूमि भी रहती है, ठीक है, देशकाल भी रहता है, काफ़ी चीज़ें आती हैं, और वर्गीकरण का क्या आधार अपना रहा है वो सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। तो उसी के अनुसार इन्होंने अपना दिया है। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा
5 वर्ग दिए इन्होंने भी। उदीच्य, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य, गुजराती, मध्य देशीय, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। प्राच्य अर्थात पूर्वी, उड़िया, बंगाली, असमिया। दक्षिणात्य अर्थात मराठी। ये तो सबका ही सेम है, ठीक है, दक्षिणी में एक ही रखी है इन्होंने, मराठी, ठीक है। आशा चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक दो बार आप रिव्यू करेंगे, दोनों को एनालिसिस करेंगे साथ में रख करके, तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब हमारे रह गए हैं भोलानाथ तिवारी जी और शायद हरदेव बहारी जी, 2 रह गए हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन रह गए हैं। जी हाँ, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हमने कर लिया है, यहाँ तक कर चुके हैं हम। भोलानाथ तिवारी जी रह गए हैं और हरदेव बहारी जी रह गए हैं। इनके अनुसार हमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भोलानाथ तिवारी जी को, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जी हाँ, आशा है आपका विजिबल होगा आसानी से, ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, चलिए प्रारंभ करेंगे। भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश एवं उनसे विकसित भाषाओं के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है ना। भोलानाथ तिवारी ने साफ साफ कहा है भाई, जो अपभ्रंश हैं और उनसे विकसित जो भाषाएं हैं, है ना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकरण करने का सबसे बेहतर तरीका यही होना चाहिए, है ना। ऐसा भोलानाथ तिवारी जी का मानना है और उसी के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है। कुछ अपभ्रंश हैं, यहाँ पर देख लेंगे, ये अपभ्रंश हैं, ठीक है। और ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिनका विकास जो है इन अपभ्रंश से बताया गया है। उनके सामने सामने लिखा हुआ है किस अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक आर्य भाषा विकसित हुई है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी जो भाषाएं हैं या बोलियां हैं वो विकसित हुई हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से आपकी विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी में बता के आया हूँ, पश्चिमी हिंदी यानी 5 यानी 5 बोलियाँ। कौन सी? कौरवी, शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही याद करना है, हरियाणवी या फिर बांगरू। और कौरवी को ही क्या कहते हैं? खड़ी बोली। ये मैं पीछे अभी अच्छे से बता के आया हूँ, ठीक है। अगर आपने स्किप करके देखा है तो पीछे ज़रूर जाके देखिए, अच्छे से ट्रिक भी बताई हुई है मैंने, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आती है, ठीक है, गुजराती आती है, राजस्थानी की भी कौन कौन सी है? जी हाँ, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, समझ रहे हैं ना। चलिए, पहाड़ी में कौन कौन सी आती है? जी हाँ, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। पीछे में बता के आया हूँ अच्छे से, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से सबसे ज़्यादा भाषाएं जो हैं या बोलियां जो है आप कह सकते हैं विकसित हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे मागधी अपभ्रंश। आपको पता है मगध जो है मुख्य रूप से बिहार में पूरा फैला हुआ था, है ना। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो मगध का जो साम्राज्य है मुख्य रूप से बिहार की ओर बहुत अधिक फैला था, और राज्यों में भी था इसका साम्राज्य, लेकिन बिहार में मुख्य रूप से था, ठीक है। तो मागधी से आपको ध्यान में रखना है बिहारी भाषा, ठीक है, बिहारी उपवर्ग, बोली उपवर्ग। और बिहारी के अंतर्गत आपको पता है हम पढ़ के आए हैं अभी मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है, ये 3 बोलियां पढ़ के आए हैं ना। तो ये सभी अगर आपसे पूछ लिया जाए मगही किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी। मैथिली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी। भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी। समझ में आ रही हैं चीज़ें? इस टाइप से आपका प्रश्न बनेगा और इस टाइप से आपको पढ़ना है, ठीक है। और मागधी ही अपभ्रंश से आपकी बांग्ला भी विकसित हुई है, असमिया भी विकसित हुई है और उड़िया भी विकसित हुई है, ठीक है जी। चलिए, आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला देखेंगे, अगला है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, और जैसे ही पूर्वी हिंदी आता है मैं कहता हूँ 3 यानी ABC,
ABC। ए यानी अवधि, बी यानी बघेली, सी यानी छत्तीसगढ़ी। पीछे मैं ट्रिक बता के आया हूँ, अच्छे से वहाँ से कर लेना। तो ABC किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी से। किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी। ठीक है, ध्यान रखना, ईजी है। 2-4 बार आप रिपीट करोगे, 2-4 बार आप इस वीडियो को देखोगे, तो ऐसी मुझे आशा है कि सरलता से आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। अगला हम देखेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, इससे मात्र एक भाषा है जो कि हमें पढ़नी है, विकसित हुई है, मराठी। हो सकता है और भी हुई हो, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं मेरे पास, ठीक है, उसके अनुसार मराठी ही विकसित हुई है मुख्य रूप से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। ठीक है, तो ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की प्रमुख आपको भाषा पता है, पीछे मैं चर्चा करके आ रहा हूँ, मराठी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला है आपका पैशाची और ब्राह्मण अपभ्रंश। इससे आपकी पंजाबी, सिंधी और लहंदा जो भाषाएं हैं वो विकसित हुई हैं। ठीक है, पैशाची और ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण से देखिए जो मूल रूप से है वो सिंधी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, और पैशाची से जो है वो आपकी पंजाबी और लहंदा है। ठीक है, दोनों का एक साथ में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक साथ ही बता दिया यहाँ पर। ठीक है, आशा ये समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट बढ़ेंगे हम आगे। डॉक्टर हरदेव बाहरी, जी हाँ बिल्कुल, ये आखिरी जो विद्वान हैं वो होने वाले हैं आज के हमारे। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण में हमने बहुत ही अच्छे से और सरलता से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इनको भी। डॉक्टर हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी जी ने आधुनिक आर्य भाषाओं को हिंदी और हिंदीतर वर्गों में विभाजित किया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। अब आप सोचेंगे हिंदी तो समझ में आ रहा है, हिंदीतर क्या होता है? हिंदीतर होता है हिंदी से इतर। ठीक है, बोल सकते हैं आप हिंदी से इतर, अर्थात अहिंदी क्षेत्र जहाँ पर हिंदी ना बोली जाती हो या बहुत ही कम बोली जाती हो। समझ में आया? आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए देख लेते हैं अभी उदाहरणों के माध्यम से, तो और भी सरलता से समझ में आ जाएंगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये हरदेव बाहरी जी का पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन्होंने 2 वर्ग किए हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। ठीक है, हिंदी वर्ग में देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं इसके अंतर्गत हिंदी की सभी उपभाषाएं सम्मिलित हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। और इन सभी उपभाषाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पीछे बता के आया हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए आपको तो जनरल हिंदी की प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हिंदी के छात्र हैं इसलिए आप यहाँ पर हैं, तो अपना हिंदी का जो आधारभूत ज्ञान है उसको बढ़ाइए, और जनरल हिंदी की जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। चलिए, ये हुआ पहला वर्ग, हिंदी वर्ग। हिंदी वर्ग में क्या क्या चीज़ें हैं बता दिया मैंने। अब पश्चिमी हिंदी में क्या है, पूर्वी हिंदी में क्या है, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी में क्या है, ये मैं बार बार चर्चा नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं चर्चा पीछे कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। हिंदीतर वर्ग, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अहिंदी क्षेत्र की भाषाएं शामिल हैं। अहिंदी क्षेत्र ये क्या होता है? अहिंदी क्षेत्र जहाँ पर मुख्य भाषा जो है वो हिंदी नहीं है, या बहुत ही कम, या तो नाम के लिए केवल बोली जाती है, बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, वो होता है हिंदी से इतर, अर्थात अहिंदी क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो ये 2 वर्ग हैं, हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हिंदीतर वर्गों को किस प्रकार से विभाजित किया इन्होंने, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है पश्चिमी, दूसरा बोला है इन्होंने पूर्वी, तीसरा बोला है उत्तरी, और चौथा बोला है दक्षिणी। ठीक है, हिंदीतर वर्ग को इस प्रकार से इन्होंने बांटने का प्रयास किया है। ठीक है, 4 उपवर्गों में बांटा है, ऐसा आप कह सकते हैं। पश्चिमी में ये रखते हैं हिंदीतर वर्ग में पंजाबी, गुजराती और सिंधी। ठीक है जी, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बोली जाती हैं, इसलिए इन्होंने पंजाबी, गुजराती और सिंधी को एक साथ रख दिया और पश्चिमी नाम दे दिया है। ठीक है, और ये हिंदी से इतर क्षेत्र है ना, मुख्य भाषा यहाँ पर हिंदी नहीं है। पंजाब में जाओगे आपको पंजाबी मिलेगी, गुजरात में जाओगे आपको गुजराती मिलेगी, सिंध में प्रांत में जाओगे आपको सिंधी मिलेगी, है ना, जबकि पाकिस्तान के ऊपर ही थोड़ा सा प्रांत है उधर, है ना, पाकिस्तान या पंजाब का साइड बोल सकते हो आप थोड़ा सा, है ना। चलिए, अब पूर्वी में इन्होंने रखा है, अगला देखिए पूर्वी वर्गीकरण किया इन्होंने। पूर्वी में इन्होंने रख दिया है बंगला, असमिया और उड़िया को। ठीक है, बंगला, असमिया और उड़िया को। ठीक, चलिए उत्तरी में वहीं इन्होंने रखा है नेपाली को,
और दक्षिणी में हमेशा की तरह हर किसी की तरह ही मराठी को इन्होंने रखा है। एक नई भाषा को और लिया इन्होंने, सिंहली को। सिंहली मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत की भाषा है ना। चलिए, तो ये था आपका डॉक्टर हरदेव बारी जी के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आशा है चीज़ समझ में आई होंगी अच्छे से, है ना। जितनी सरलता से हो सकता था उतनी ही सरलता से मैंने समझाने का प्रयास किया है ना। तो ये हमारा यूनिट 1 था, हिंदी भाषा और उसका विकास। उसका पार्ट 2 हमने देखा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। इसके बाद पार्ट 3 मैं जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा। इसको तो 2 हफ्ते लग गए हैं लगभग, है ना। लेकिन देखिए, मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि क्वालिटेटिव कंटेंट पर भरोसा किया जाए बजाय कि क्वांटिटी कंटेंट पर, है ना। हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, हमें क्वालिटी चाहिए, ठीक है। और क्वालिटेटिव कंटेंट आने में थोड़ा समय तो लगेगा आपको मुझे पता है बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार होता है ना। तो हाँ, कोई बात नहीं लेकिन इस बार मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको अगली वीडियो इसका पार्ट 3 ज़रूर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।